स्वागत है हिस्ट्री बाइट्स एयू, जहां हम हिस्ट्री को बाइट्स यानी छोटे और आसान हिस्सों में समझेंगे। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक मजबूत शासक गयासुद्दीन तुगलक की। हम देखेंगे उसकी प्रशासनिक नीतियां और उसके राज्य की स्थापना। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक इनका शासनकाल देखा जाता है। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की स्थापना और उनके प्रशासनिक कार्य। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने साम्राज्य को खिलजी वंश की अराजक अंत से तुगलक की स्थिरता की ओर अग्रसर किया। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो तुगलकों की जो जाति है वो तुर्क बताई जाती है। इब्न बतूता एक ट्रेवलर थे जिनकी पुस्तक थी रेला। वो उसमें कहते हैं कि तुगलकों को तुर्कों की करानवा शाखा से संबंधित है। गयासुद्दीन, जिसे मूल रूप से गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, एक अनुभवी सैन्य अधिकारी था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दीपालपुर यानी पंजाब के गवर्नर के रूप में काम किया था। उन्होंने अंतिम खिलजी शासक की हत्या करने वाले खुसरो खान के विरुद्ध सफल विद्रोह का नेतृत्व किया और सिंहासन ग्रहण किया। 1320 में खुसरो खान को परास्त के बाद उन्हें इस्लाम का रक्षक घोषित किया गया। उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन एक जाट महिला का पुत्र था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का संहारक की उपाधि ग्रहण की थी। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान चुनौतियां। कोई भी रूलर जब भी गद्दी पर आसीन होता है तो उसके समक्ष चैलेंजेस रहते हैं। उसमें भी दिल्ली सल्तनत में तो हर बार एसेसिनेट करके रूलर बनते हैं, जैसे मुबारक शाह, बलबन। ठीक उसी तरह गयासुद्दीन तुगलक के सामने भी चुनौतियां थी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियों की। पहला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिटिमेसी यानी वैधता की स्थापना। गयासुद्दीन तुगलक के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को सुल्तान के रूप में स्वीकार करवाना था, क्योंकि नोबेलिटी और जनता का सुल्तान की शक्ति से विश्वास उठ चुका था। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिसऑर्गेनाइजेशन की। खिलजी वंश के बाद प्रशासन पूरी तरह चरमरा गया था। अलाउद्दीन के बाद आने वाले शासकों ने उसे पुराने ढांचे को नष्ट तो कर दिया, लेकिन नया सिस्टम नहीं बनाया और साम्राज्य में इनकम्पेटेंसी और डिसऑर्गेनाइजेशन फैल गई। अब हम बात करते हैं रीजनल रिबेलियंस की। जब दिल्ली में सुल्तान की पकड़ कमजोर हुई तो वारंगल और बंगाल जैसे प्रांतों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस फ्रॉम गवर्नर्स, यानी जो गवर्नर्स थे वो सत्ता का विरोध कर रहे थे। सभी प्रांतीय अधिकारी नए सुल्तान के उदय या उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे। जैसे कि हम देखते हैं सिंध में जो सुमरू जनजाति थी, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस यानी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। सबसे पहले हम देखेंगे राजकोष की कमी। खुसरो खान ने अपनी सत्ता को राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च किया और महंगे उपहार बांटे। इसके कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से खराब हुई और खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। अब हम बात करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड रिवेन्यू सिस्टम, यानी जो राजस्व प्रणाली थी वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थी। लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक उथल पुथल, कर की जो वसूली थी वो अनियमित हो गई थी, जिसके कारण हमें आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, जो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक अशांति। पूरे साम्राज्य में अराजकता और डकैती आम बात थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक और पुलिस व्यवस्था की बहुत बेहद जरूरी हो गया था। अब हम अगर बाहरी खतरे देखें यानी मंगोल का आक्रमण। आंतरिक उथल पुथल के बावजूद मंगोल का आक्रमण लगातार बना रहा। 13वीं-14वीं शताब्दी में जैसे देखने को मिलता है, अलाउद्दीन के समय 6 बार आक्रमण हुए मंगोल के। तो ये भी एक खतरा गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में बना रहा। अब हम बात करते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट की और उनके वर्क की। तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने आने वाली समस्याएं न केवल व्यापक थी बल्कि इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने स्थिति का शीघ्रता से आकलन किया, साहसिक लेकिन सुनियोजित कदमों की एक श्रृंखला के माध्यम से सल्तनत को शासन के सामान्य स्तर पर ले गए।
जियाउद्दीन बर्नी जो एक हिस्टोरियन है जिनकी रचना थी तारीख फिरोजशाही। बर्नी कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ ही दिनों में वह हासिल कर लिया जिससे हासिल करने में दूसरे शासकों को सालों साल लग जाते हैं। उनके दृढ़ और सशक्त शासन ने जनता को शांति और समृद्धि दिलाई। और बर्नी के शब्दों में कहें तो उन्हें ऐसा लगा मानो अलाउद्दीन खिलजी फिर से जीवित हो उठा हो। अब हम बात करते हैं मिलिट्री कूप की, यानी जो बैटल ऑफ सरस्वती हुआ था। गयासुद्दीन दीपालपुर का गवर्नर था। वह खुसरो खान अंतिम खिलजी शासक की हत्या करने वाले धर्मांतरण हिंदू मानता था। उसने इस्लाम खतरे में है के नारे के तहत अन्य सरदारों को एकजुट किया और सरस्वती के युद्ध में और बाद में दिल्ली के पास खुसरो खान को पराजित किया। अब हम बात करते हैं एक्सेशन बाय कंसेंसस, यानी सर्वसम्मति से परिग्रहण। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद गयासुद्दीन ने तुरंत खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। उन्होंने बचे सरदारों को खिलजी परिवार के किसी भी सदस्य को सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। जब कोई नहीं मिला तो सरदारों ने सर्वसम्मति से उनके सैन्य अनुभव और वरिष्ठता के कारण उन्हें चुना। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि धारण की। उनकी एक नीति थी जिसको हम रश्मि मियाँ की नीति कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिडल पाथ। अपने शासन को स्थिर करने के लिए उन्होंने खिलजी की चरम रक्त लौह नीति से दूरी बना ली। सुलह के तहत उन्होंने उन सरदारों को उनकी जमीन संपत्तियां लौटा दी जिनसे अन्यायपूर्वक उनकी जमीन छीन ली गई थी। अब हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ तुगलकाबाद। नए राजवंश की शक्ति के प्रतीक बनने और मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए उन्होंने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। इसकी मजबूत और कठोर वास्तुकला उनके सैन्य चरित्र और उनके नए शासन की स्थापित प्रकृति को दर्शाती थी। अगर हम गयासुद्दीन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो उन्होंने सिंहासन ग्रहण करने के तुरंत बाद अपना पूरा ध्यान खाली हो चुके खजाने को भरने में लगाया। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने पर केंद्रित किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजस्व की सुधार की, एक व्यवहारिक योजना तैयार की जो मूलतः अलाउद्दीन खिलजी की कठोर व्यवस्था और उनके उत्तराधिकारियों की अत्यधिक उदारता के बीच एक समझौता थी। बर्नी का कहना है कि सभी प्रशासनिक मामलों में संतुलन रश्मि मियाँ या जो मिडल पाथ थी उसकी नीति आधार थी। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी राजस्व और कृषि सुधार। बर्नी ने कृषि नीति की समस्या को 3 स्तरों पर संबोधित करने का प्रयास किया है। पहला मुक्ता, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं। दूसरा मुकद्दम्स, जो गांव का प्रधान होता था। तीसरा कृषक वर्ग, यानी पीजेंट्स। गयासुद्दीन ने किसानों के कल्याण के लिए आदेश जारी किए कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उन्हें विद्रोह करने या भीख मांगने के लिए प्रेरित ना होना पड़े। उन्होंने मुक्ताओं और मुकद्दम की शक्ति को पुनः प्राप्त करने का आदेश जारी किया, जिनकी शक्ति अलाउद्दीन खिलजी के समय बहाल कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन रेट्स। उन्होंने भूमि राजस्व को काफी हद तक घटाकर उपज के लगभग 1/10 या 1/11 तक कर दिया था। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए कि वे 1 वर्ष में करों की जो वृद्धि है वो 1/10 से 1/11 से ज्यादा ना करें। अब हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम। उन्होंने प्रशासन का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बहाल किया। उन्होंने राजकीय ऋण या वसूली के लिए शारीरिक यातना के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने शरीय सिद्धांतों का पालन करने तथा न्यायपालिका के कामकाज में सुधार किया। अब हम बात करते हैं सैन्य पुनः संगठन, यानी मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन की। आर्थिक मामलों के बाद सुल्तान का ध्यान सैन्य समस्याओं की ओर गया। अलाउद्दीन ने एक प्रभावी सैन्य संगठन बनाया था। गयासुद्दीन एक अनुभवी योद्धा था जिसने सेना का यथासंभव कुशलता पूर्वक पुनर्गठित किया और सैनिकों को आर्थिक और अन्य रूप से संतुष्ट रखा। बर्नी का कथन महत्वपूर्ण है कि सैनिकों के प्रति उनका स्नेह उनके माता पिता से भी अधिक था। सैन्य पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप वारंगल अभियान, जाजनगर अभियान, गुजरात अभियान, तिरहुत आक्रमण आदि सफल अभियान चलाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गयासुद्दीन का असेसमेंट और कंक्लूजन की, साथ ही कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।